दोस्तों, आज की मेरी कहानी है लहू लुहान। मनोहर जी अपने कमरे से बाहर आए और अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसका पेट खराब हो गया है, कोई दवाई हो तो दे दे। इस बात पर उनका बेटा भड़क गया और कहने लगा, अरे, अब दवाई खाने की उम्र नहीं रही आप लोगों की, चुपचाप अपने अंतिम समय का इंतजार करिए। यह सुनकर वह हैरानी से बेटे का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। तभी उनकी बहू वहां पर आ गई और कहने लगी, अरे, आप ऐसे खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? अभी थोड़ी देर में मेरी सहेलियां घर पर आने वाली हैं। मैंने उन्हें किटी पार्टी के लिए बुलाया है और आप यहाँ खड़े होकर रो रहे हैं। फिर अपने पति से बोली, सुनिए जी, बाहर से जाकर खाने पीने की चीजें ले आइए, मैंने लिस्ट बना दी है। अब आप यहाँ खड़े होकर इनका रोना क्यों देख रहे हैं? उनका बेटा झुलझुलाते हुए बोला, क्या बताऊं यार, जब देखो तब मनहूस की तरह मेरे सिर पर आकर खड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं, मानो मैंने इनका कोई कर्ज खाया हो। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। मनोहर जी सोचने लगे कि मैंने इसकी परवरिश की, इसे बड़ा किया, और यह कहता है कि मैंने कर्ज खाया है क्या? अरे, जिस तरह मैंने इसका ध्यान रखा, क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि बुढ़ापे में यह हमारा ध्यान रखे? मनोहर जी प्राइवेट नौकरी करते थे तो किराए के मकान में रहा करते थे। रिटायर होने के बाद वह बहू बेटे के पास ही आ गए थे। हालांकि उन्हें पेंशन मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह बीमार और कमजोर हो गए, घर में कोई काम करने लायक नहीं रहे, बार बार दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, तब बेटे बहू अपने शब्द बाड़ों से उन्हें छल्ली किए हुए रहते थे। बेटे को बड़ा घमंड था कि उसने नौकरी करके अपना खुद का घर बनवा लिया है और बुढ़ापे में उसके माता पिता उसके सिर पर ही आकर सवार हो गए हैं। वह बार बार उन्हें ताना मारता रहता था कि आपने पूरी जिंदगी किया ही क्या है, एक खुद का ढंग का घर तो बनवा नहीं पाए और बुढ़ापे में मेरे सिर पर आकर बैठ गए हैं। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि बेटा काम की वजह से परेशान रहता है तो झुलझुलाहट में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अब तो यह आए दिनों की बात हो गई थी। बेटा उन्हें कुछ न कुछ सुना ही देता था, मानो अपने घर में रखकर वह उन पर कोई एहसान कर रहा हो। अब जब बेटा ही उन्हें इतना कुछ सुनाता था तो बहू भला पीछे क्यों रहती? वैसे तो शुरुआत में जब बेटे की नई नई शादी हुई थी और वह अपने पत्नी के साथ घर आता था तो माता पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। बहू भी सास के साथ मिलजुल कर रसोई में तरह तरह के पकवान सिखाने में जुट जाती थी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि जब वह बूढ़े हो जाएंगे तब बेटे बहू अचानक से इस कदर बदल जाएंगे। एक बार बेटा घर आया था तो वह कहने लगा कि पापा, मैं वहाँ शहर में अपना खुद का एक घर खरीदना चाहता हूँ। तो वह बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ बेटा, अपना खुद का घर तो होना ही चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर बेटा उन्हें इस घर के लिए हजार ताने सुनाएगा। उस समय तो वह सोचते थे कि अब इतने साल गुजर गए तो अपना घर यहाँ क्यों बनवाऊं? बेटे की नौकरी दूसरे शहर में है और उसने वहाँ खुद का घर खरीद लिया है तो बुढ़ापे में अपने बेटे के साथ खूब अच्छे से रहूंगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो बेटा अब उनके मौत की प्रतीक्षा में बैठ गया था। वह अभी भी निशब्द से वहीं पर खड़े थे तो उनकी बहू गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? सही तो कह रहे हैं ये, आप लोग अब जीकर क्या करेंगे? बुढ़ापे में आप लोग कुछ काम भी नहीं करते, जब देखो तब तबीयत खराब रहती है, खाना भी हजम नहीं होता ठीक से, दिखाई भी नहीं देता, तो क्या आप दोनों केवल हमें तकलीफ देने के लिए जी रहे हैं? बहू की कड़वी बातें हर पल उन्हें लहू लुहान करती रहती थी। फिर एक दिन तंग आकर दोनों ने जान देने का फैसला कर लिया और दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामकर रेलवे लाइन की ओर बढ़ चले। लेकिन तभी रास्ते में एक कार
कार सामने से आती हुई दिखाई दी। वो कार उनके सामने ही रुक गई। वह दोनों चौंक गए। कार में से एक लड़की उतरी और उतरकर उन दोनों के पैर छूने लगी। इतने महंगे कपड़े पहने हुई लड़की उनके पैर छू रही थी। यह देखकर वह दोनों घबरा गए। वह उस लड़की की ओर अजनबी भाव से देखने लगे तो लड़की कहने लगी, अरे अम्मा बाबूजी, आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना? मैं सीमा हूँ। सीमा नाम सुनते ही मालती जी की आंखें चमक उठी और वह कहने लगी, अरे बिटिया तू। मनोहर जी भी मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में आंसू आने लगा। सीमा उनकी काम वाली बाई की बेटी थी। बचपन में जब वह छोटी थी तब कभी कभी अपनी माँ के साथ उनके घर आती थी। तब मनोहर जी खाली समय में उसे पढ़ा दिया करते थे। एक बार जब उसके कॉलेज की फीस भरनी बाकी थी और उसकी माँ की तबीयत खराब थी, उनके पास रुपए नहीं थे, तब मनोहर जी ने खुद अपनी जेब से उनकी कॉलेज की फीस भरी थी। फिर बाद में उसकी माँ ने साल भर के बाद वह रुपए लाकर उन्हें लौटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मनोहर बाबू ने वह रुपए नहीं लिए थे। आज सीमा को इस रूप में देखकर उनका मन खुशी से खिल उठा था, मानो उनकी खुद की संतान को ही सफलता मिली हो। सीमा कहने लगी, आप लोग इस तरह अकेले कहाँ जा रहे हैं? भैया कैसे हैं? उनके बेटे का नाम सुनते ही वह लोग रोने लगे। सीमा ने कहा, अरे आप लोग रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहीं पर बैठकर आराम से बात करेंगे हम। वह दोनों इनकार करने लगे, लेकिन सीमा जिद करके उन्हें अपने घर ले आई। बहुत सुंदर मकान था उसका। वहाँ पर उसकी माँ शांति बाहर बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी। इतने सालों के बाद मालती जी और मनोहर जी को देखकर वह खुशी के मारे गदगदा हो उठी थी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालती, अगर आपने सही समय पर बिटिया के कॉलेज की फीस ना भरी होती तो शायद इसकी पढ़ाई उस वक्त छूट गई होती। यह तो मेरी देखभाल में ही लगी रह जाती थी, लेकिन जब आपने फीस भर दी तब इसमें भी पढ़ाई का जुनून जागा और यह दृढ़ संकल्प कर बैठी कि मैं बाबूजी को अब कुछ ना कुछ बनकर दिखाऊंगी। मनोहर जी कहने लगे, हाँ शांति, जब बिटिया को प्रोफेसर की नौकरी लग गई थी तब तुम मिठाई का डिब्बा लेकर आई थी। उस समय हमें भी बड़ी खुशी हुई थी। मनोहर जी बीती बातों को याद करके गर्व से भर उठे। वह देख रहे थे कि आज सीमा के जीवन में कोई कमी नहीं थी। सामने दीवार पर उसके पति के साथ उसकी तस्वीर लगी हुई थी। सीमा ने बहुत गर्व से बताया कि यह मेरा घर है। हम दोनों पति पत्नी ने अपनी कमाई से मिलकर खरीदा है। इस घर में मेरी माँ भी उतनी ही सम्मान के साथ रहती है जितने सम्मान के साथ मेरे पति की माता जी रहती हैं। अभी वह मंदिर गई हैं, वह आएंगी तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी। लेकिन आप लोग यहाँ इस शहर में क्या कर रहे हैं और भैया के बारे में आपने बताया क्यों नहीं? मालती जी रोने लगी। उन्होंने धीरे धीरे करके सीमा को सारी बात बताई। सीमा को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी कि आपको कहीं और जाकर रहने की जरूरत नहीं है। आज से आप लोग मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगे। यहाँ आप लोगों को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनोहर जी हैरान रह गए। वह कहने लगे, नहीं बेटा, जब मेरे बच्चे ने ही हमारा बोझ उठाने से मना कर दिया तो हम तुम पर बोझ कैसे बन सकते हैं? वह कहने लगी, नहीं बाबूजी, आप लोग मुझ पर बोझ नहीं हैं। आप लोग आराम से मेरे घर में रहिए। अब मनोहर जी को पेंसिल तो मिलती थी, लेकिन बस वह बेटे बहू के ताने से छल्ली होकर ही जान देने की कोशिश कर रहे थे। रुपए पैसे की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ऐसे प्यार करने वाला परिवार उन्हें कहीं और मिला नहीं था। खैर, सीमा की बात मानकर वह लोग अब वहीं पर रहने लगे। सीमा और उसके पति दोनों ही उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे। सीमा का पति तो यही कहता था कि बुढ़ापा एक ना एक दिन सबको आना है। अगर आज बच्चे अपने बुजुर्गों के साथ गलत करेंगे तो कल को वह भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। वैसे भी मनोहर जी और उनकी पत्नी अपना खर्चा खुद ही उठा रहे थे। बस यही था
कि उस घर में उन्हें थोड़ा प्रेम और अपनापन मिल रहा था। सीमा ने घर में भोजन बनाने के लिए कुक लगा रखी थी, क्योंकि उसे खाना वगैरह बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता था। मनोहर जी अपनी बिल्सिन से कुछ रुपए कुक की सैलरी में भी देने लगे थे और राशन पानी भी वह लेकर आ जाया करते थे। उसके साथ ही उन्होंने अपने अकाउंट में अपनी पत्नी को जॉइंट होल्डर बनाया था और सीमा को नॉमिनी बना रखा था, ताकि जब वह दोनों इस दुनिया में ना रहे तो अकाउंट में जितने भी रुपए रहे सब सीमा को ही मिल जाए। इधर जिस बहू बेटे ने उन लोगों को इतना परेशान किया था, उन लोगों की ऐसी दुर्गति हुई कि देखने वाले लोग यही कहने लगे कि माता पिता के साथ गलत करने वालों की यही दुर्दशा होती है। एक एक्सीडेंट में उनके बेटे के पैर चले गए। अब घर के खर्चे चलाने की जिम्मेदारी बहू पर आ गई थी। सास ससुर को वह हमेशा ताना मारती थी कि आप लोग किसी काम के नहीं हैं। बेटा भी उन्हें यही सब सुनाया करता था, लेकिन आज खुद का उनका बेटा ही किसी काम का नहीं रह गया था। वह बिस्तर पर पड़ा रहता था। उनकी पत्नी घर से बाहर का काम संभालते संभालते परेशान हो चुकी थी। उसे भी अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि उसने बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाया था, इसीलिए आज उसे यह दिन देखना पड़ रहा था। दोस्तों, जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करें, बाकी उनका दिल ना दुखाएं। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।